अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मेरे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रशांत कुमार राय एडवोकेट, जो एक नौजवान युवा अधिवक्ता हैं दीवानी कचहरी में और बहुत ही तेज अधिवक्ता हैं। और दीवानी बार एसोसिएशन का जो चुनाव होने वाला है 19 तारीख को और 20 तारीख को उसके नतीजे सामने आएंगे। आप दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव में सह मंत्री के पद पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत कुमार राय एडवोकेट जी, क्या कहना है? हम देखते हैं कि आप पीड़ितों का मुकदमा लड़ रहे हैं और उनको इंसाफ दिलाने में आप कोशिश करते हैं और संघर्ष करते हैं और बहुत से जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिला भी। हम देखते हैं कि बड़े संगीन मामलों में और बहुत ही टिपिकल मामलों में आपने पीड़ितों को इंसाफ दिलाया है। पहले मैं एक अपना छोटा सा परिचय दे दूं जी। मैं अधिवक्ता प्रशांत कुमार राय, अभिभाषक संघ आजमगढ़ का सदस्य हूं और यहीं दिवाली न्यायालय में वर्तमान समय में प्रैक्टिस कर रहा हूं। इससे पूर्व मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। वर्तमान समय में हमारे पिताजी भी यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, श्री अजय कुमार राय जी, उन्हीं के सानिध्य में, और मेरा पूरा परिवार ही है। तो पिताजी भी अधिवक्ता के क्षेत्र में और जी, वो भी अधिवक्ता हैं, तो आप भी उसी क्षेत्र में है जी। तो आप और मेरी जो शिक्षा जो मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है वो मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपना LLB ऑनर्स किया है और मेरा LLM भी मैंने अपना कुछ शिक्षा दीक्षा जो है मैंने मास्टर्स भी किया है लॉ में। तो अधिवक्ता के क्षेत्र में और वकील बनने का आपका जो ख्वाब था पूरा हुआ। उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य यही है कि जैसे जो इस प्रोफेशन की डिग्निटी थी वो अच्छे लोगों के ना आने की वजह से धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है, बहुत तेजी से नीचे जा रही है। तो शिक्षित वकील आए, और जो भी मैं ये कहता हूँ कि शिक्षा किसी की गुलाम और जागीरदारी नहीं, जो भी पढ़ेगा हर किसी की। मतलब अंबेडकर जी ने बोला है कि भाई अपने बच्चे को आप दूध मत पिलाओ लेकिन शिक्षा जरूर दो। तो मैं भी इसी चीज को शब्दशः पालन करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को दूध भले मत पिलाइए लेकिन शिक्षा जरूर दीजिए उसे, और दीनी शिक्षा तो जरूर दीजिए। दीनी शिक्षा भी देना जरूरी है क्योंकि उसको उससे चीजें समझ में आती है कि उसको जीना का सलीका क्या है। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ उस समाज में रहने के लिए जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी बहुत जरूरी है। यानी धार्मिक और दुनियावी दोनों शिक्षा होनी चाहिए। तो आप भी बताएं कि आप यहाँ पर क्रिमिनल के वकील भी हैं और सिविल के भी वकील? जी, मैं तो वर्तमान समय में मेनली मैं सब तरीके के लॉ पढ़ के आया हूँ, तो मेरे पास लीगल ओपिनियन तो हर लॉ के लिए होता है, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, कमर्शियल हो, मैट्रिमोनियल हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेडमार्क वगैरह से रिलेटेड हो, पेटेंट से रिलेटेड हो, हाई कोर्ट का मैटर रिलेटेड हो या सुप्रीम कोर्ट का हो। तो मैंने तो यहाँ से लेके वहाँ तक सब देखा है, तो सारी चीज़ों के बारे में ओपिनियन देता हूँ। लेकिन मैं प्रेजेंट टाइम में क्रिमिनल में ही ज़्यादा मेरा रुझान है। और तो वकालत की डिग्री आपने जो है वहाँ से हासिल किया और जी। पिताजी के साथ रह के आप बहुत वर्तमान समय में। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला मऊ का हूँ, अतरसामा। अच्छा। जनपद आजमगढ़ में रहते हैं? नहीं, हाँ जी, जनपद मऊ। तो आपने किस केस में आपने जो है वर्तमान समय में एक मामला क्या था? पूरा मामला इस तरीके से है कि एक लड़का था रौना पार का। अच्छा। रौना पार के रहने वाले थे वो लोग, और अभियुक्त का नाम सैफ है। उस बेचारे की जो शादी मुकर्रर हुई एक लड़की के साथ, उसकी एंगेजमेंट होती है 2 साल पहले, मई 2022 में। जी। और शादी मुकर्रर होने के बाद वो विदेश चला जाता है। सारी चीजें सही चल रही थी। इस बीच उसको ये पता चलता है कि उसकी जो मंगेतर है उसका किसी और के साथ अवैध संबंध है। तो वो पहले तो नहीं विश्वास करता है, लेकिन जब वो लड़का खुद उसको बताता है कि मेरा उसके साथ काफी लंबे समय से एक प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो वो उस बात पे उस लड़की से पूछता है, तो वो कहती है कि हाँ ऐसी बात है, लेकिन अब मेरा नहीं है, तो
लेकिन जब वो लड़का ये सबूत देता है कि मेरा अभी भी उससे ताल्लुकात है, तो फिर ये अपने घर वालों को बताता है और अपनी शादी उससे तोड़ देता है। और घर वाले ये होता है कि ये विदेश से आए तो इसका निकाह इस बार करा दिया जाए। तो वो लोग एक नई लड़की देखकर निकाह मुकर्रर करते हैं और निकाह की तिथि को 13 अक्टूबर 2024 को, वो 22 सितंबर 2024 को इंडिया आता है दुबई से, और फिर यहाँ 13 अक्टूबर को उसका निकाह मुकर्रर होता है। निकाह हो जाता है, निकाह पढ़ लिया जाता है। उसके बाद लड़की के घर वाले इन लोग के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं, पूरे परिवार के ऊपर, कि हम आप लोग को हमें पैसा दीजिए, नहीं तो हम आपको झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। जिसकी सूचना लड़के के भाई जिशान द्वारा एसपी महोदय को लिखित प्रार्थना पत्र के रूप में 12 सितंबर 2024 को दी गई थी, जिसपे उच्च अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उसके बाद लड़की के पिता द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाना जीयनपुर में देते हुए एक फर्जी मुकदमा वहीं से 2 साल डिले की एफआईआर पे पंजीकृत करा दिया जाता है। और लड़का अपने निकाह होने के बाद अपने घर पे ही रह रहा था, तो उसको कोई इस तरीके का अंदेशा नहीं था, क्योंकि रौनापार में थाना अलग है, जीयनपुर का थाना अलग है, तो उसको कोई अंदेशा भी नहीं था कि उसके खिलाफ ऐसा कोई मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। पुलिस उसके घर जाती है जीयनपुर थाने से, और 6 नवंबर को, मतलब उसकी शादी अभी नई हुई है और उसकी सोशल डिग्निटी अभी, मतलब नई पत्नी आई हुई है, और एकाएक पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया 6 नवंबर 2024 को। और तब से पूरा परिवार बहुत सदमे में, उसकी पत्नी भी सदमे में कि उसके पति ने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया जिसके लिए उसको जेल में डाल दिया गया। एक झूठा रेप का केस उसके ऊपर धारा 376 का लगा दिया गया, और पूरे परिवार, उसकी माँ, बाप, बहनों को, भाई को, जिस भाई ने एप्लीकेशन एसपी महोदय को दी थी उसके आने से पहले ही, उसको भी अभियुक्त बना दिया जाता है। फिर मैंने यहाँ पे 21 नवंबर को वो लोग मेरे पास अप्रोच करके आए, तो मैंने कहा मैं बेल डालूंगा इसकी। मैंने बेल डाली और उसमें करीब 2 डेटें पड़ी, किन्हीं कारणों से उन डेटों पे सुनवाई नहीं हो सकी। विगत 11 तारीख को, 11 दिसंबर 2024 को उस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ की कोर्ट में हुई, जिसमें मैंने अपनी तरफ से ये पक्ष रखा कि जो मामला है वो काफी विलंब से पंजीकृत कराया गया, झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया, लड़के का निकाह मुकम्मल ऑलरेडी किसी और के साथ हो चुका है, पुलिस ने इसकी जांच किए बिना ही वो मुकदमा उसके विरुद्ध पंजीकृत कर लिया। और एफआईआर वर्जन में ये बताया गया था कि लड़का जो है वो मई 2022 में ही विदेश चला गया, जबकि ये झूठी बात थी। उसके पासपोर्ट पे भी, और हमारी जो बेल ऑर्डर आया है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वो उस बेल ऑर्डर में भी ये जिक्र किया गया है कि लड़का 22 सितंबर 2022 को हिंदुस्तान से डिपार्चर होता है। मतलब वो मई की घटना के करीब 5 महीने, लगभग 5 महीने बाद हिंदुस्तान से रुखसत होता है। तो ये पूरी तरीके से एक झूठा मुकदमा दिखा, और न्यायालय ने मेरी दलीलों को और सारी चीजों को स्वीकार किया। और यहाँ पे उनकी तरफ से ये भी झूठा आरोप लगाया गया कि शादी का झांसा देकर। अब शादी का झांसा तब होता जब वो प्रेम प्रसंग किया होता और शादी नहीं करता तो, और शारीरिक संबंध बनाता। जहां पे दो परिवार सहमत होके एक सगाई का फंक्शन हो चुका था, निकाह मुकर्रर हो चुका था, निकाह होना था, लेकिन बाद में समय के दौरान पता चला कि उसका किसी और के साथ अवैध संबंध है, जिसके उपरांत लड़के ने शादी को अपने तोड़ दिया, जिसके उपरांत उन लोगों के द्वारा ये मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया पैसे जी। उसकी रिहाई के लिए आज प्रोसेस शुरू हो चुका है, क्योंकि उसमें वेरिफिकेशन जाता है। बेल अमाउंट 50,000 जहां होता है, 20,000 से ऊपर जहां भी होता है, जनरली उनमें वेरिफिकेशन थानों में और
तहसील स्तर पे जाता है, तो जैसे ही वेरिफिकेशन होके आ जाएगा लड़के की रिहाई हो जाएगी। और तो ये वकील पहला मुकदमा अभी प्रेजेंट सिनेरियो जी, में जी। आजमगढ़ में होगा, जो 376 में यहाँ से। और मैं श्रीमान न्यायालय का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सत्य की निष्ठा को देखते हुए और सत्य को सर्वोपरि सिद्ध करते हुए उन्होंने इस मामले में अपना जो निश्चय था वो सत्य की दिशा में इंसाफ किया। इंसाफ हुआ। तो वकील साहब, हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस में मुकदमात में जो है, जो बेगुनाह हैं, जेलों में बंद हैं, बहुत ही ताखीर से, बहुत ही देर से जो है उसको इंसाफ मिलता है अदालतों से। आज भी बेगुनाहों को इंसाफ मिल रहा है, बहुत ताखीर से रिहाई होती है जेल से। तो इतने दिन तक वो लड़का जेल में रहा, तो इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? क्या उसको मुआवजा, उसको दंड नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। जैसे क्या है कि हमारे यहाँ पहली बात तो झूठे मुकदमे बहुत होते हैं, बहुत कम ही ऐसे मैटर होते हैं जिनमें सच्चाई सामने आ पाती है। जैसे अभी कल ही एक मेरे पास मैटर आया सरायमीर का, वो सरायमीर का मैटर है और उसमें घटनास्थल निजामबाद है, जिसमें 2 अभियुक्त, एक जरीना बानो और एक सैफुर रहमान, 2 अभियुक्त 2.5 साल से, विगत 2.5 साल से 2022 से जेल में है। 302 का मामला है। उन लोगों ने मुझे कल रात में बताया कि वकील साहब ऐसी ऐसी स्थिति है और हमने बहुत पैरवी की, अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिल पाया। तो मैंने कहा, मैंने फाइल उनकी मंगवाई है, मैंने थोड़ा अध्ययन किया, उसके बाद मैंने उनको बोला कि मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि आपको जल्द से जल्द आपके लोगों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि जब तक ट्रायल शुरू नहीं होगा तब तक ये देख पाना और ये जान पाना कि वो दोषी है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ आरोप लग जाने से कोई दोषी नहीं हो जाता है। आरोप का सिद्ध जो होना है वो न्यायालय में दौरान जो हमारा ट्रायल चलता है उसमें ये सिद्ध होता है। जब दोनों तरफ की, स्टेट की और अभियुक्त पक्ष की जो दलीलें होती हैं उसको सुनने के बाद, गवाही के बाद, ये सारी चीजें जब एक पटल पे आती हैं तो न्यायालय उसके हिसाब से जो सबूत हैं और जो दलीलें हैं उनके हिसाब से अपना निश्चय देती है, और जो निश्चय होता है वो सबको सर्वमान्य होता है। तो जब आप न्यायालय में जाते हैं जज के सामने किसी केस में बहस करने के लिए, तो उस मुकदमे में आप क्या ग्राउंड लेते हैं? क्या होता है कि हर मुकदमा अपने आप में एक अलग तरीका होता है, का होता है। हर मुकदमे के अपने फैक्ट होते हैं, मतलब अपनी उसकी बुनियाद होती है, उसके हिसाब से उस पे धाराएं लगती हैं, उन धाराओं के हिसाब से होता है। और वकील का काम यही होता है कि उन जो धाराएं हैं, अगर मैं अभियुक्त का वकील हूं तो उन धाराओं, अगर वो निर्दोष है तो कैसे वो निर्दोष है ये सिद्ध करना, ये मेरा दायित्व होता है और यही हम करते हैं। तो आज भी जेलों में बहुत सारे बेगुनाह बंद हैं। जी, मैं तो हाँ, मैंने और बहुत से ऐसे गरीब हैं जो अपने मैंने ये सुना है और मुझे सुनने में भी आया है। मुझे यहाँ कई एनजीओज ने भी बताया कि ऐसा ऐसा मैटर है, सर आप थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए इन चीज़ों में। जैसे मेरे पास समय की थोड़ी अवेलेबिलिटी कम रहती है, लेकिन फिर भी मैं कुछ प्रो बोनो टाइप का, एक प्रो बोनो होता है, जैसे कुछ ऐसे निरीह लोग जिनके पास कोई भी मीन्स नहीं है, अगर मेरे पास समय निकलता है तो मैं 2-4 केसेस ऐसे लोगों का जरूर करूंगा समय समय के साथ, जिनके पास कोई, और वो बेगुनाह है और जेल में बंद है, मैं बिल्कुल करूंगा। और आपके माध्यम से ये चीजें लोगों के बीच में जाएंगी। तो कितने केसेस होंगे आपके पास इस वक्त? अच्छे खासे केसेस हैं जी, अच्छा। हाँ, आपकी सोच क्या, आपकी विचारधारा? मेरी सोच ये है कि जैसे देखिए, 2 चीज मैं कहूंगा, ये आपके माध्यम से मैं लोगों को ये एक तरीके से गुजारिश भी करना चाहूंगा कि डॉक्टर और वकील सबसे जानकारी लेने के बाद खुद वकील से मिलिए, उससे अपनी समस्या बताइए, और वो आपका अगर समाधान करने की क्षमता दिखा रहा है, आपको आश्वस्त कर रहा है, तभी उसको वकील रखिए।
किसी के रिश्तेदार के कह देने पे, किसी से कह देने पे, बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, हमारे साथ ये पहला मैटर हो। तो मैंने कहा देखिए, आप कहीं भी जाना खाना खाने भी जाते हो तो उससे मेन्यू पूछते हो कि आपके यहाँ का क्या अच्छा है। तो जब आप खाना बिना पूछे नहीं खाते हो तो फिर आप अपना मुकदमा एक ऐसी चीज है जो एक बार बिगड़ जाए तो फिर सुधरने की कोई दरख्वास्त नहीं होती है। जैसे शरीर एक बार बिगड़ जाए, किसी डॉक्टर ने आपका गलत इलाज कर दिया तो उसमें सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, वैसे ही मुकदमा भी होता है। तो आप जब भी अपने लिए कोई भी अधिवक्ता चुने या वकील चुने तो बहुत सोच समझ के चुने। अच्छा, हम देखते हैं कि और विश्वास करें, जिसको भी चुने विश्वास करें, उसको थोड़ा समय दें। ये भी कहूंगा, ये भी मेरी दरखास्त रहेगी कि आप तुरंत घबराइए मत, अपना समय दीजिए अपने अधिवक्ता को और वो अपने समय के हिसाब से ही करेगा बहुत सारी चीजें, क्योंकि न्यायालय जो होता है वो आपके हिसाब से नहीं चलता है, ना वकील के हिसाब से चलता है। जब न्यायालय चलता है तो न्याय अपने आप हो जाता है। जी जी। अच्छा, हम देखते हैं कि और हमारे देश की यही खूबसूरती भी है, गंगा जमुनी तहजीब है और हम लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन दीवानी कचहरियों में या कलेक्ट्री कचहरियों में हम देखते हैं कि जो हमारे हिंदू भाई वकील हैं, अधिवक्ता हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमानों के केसेस उनके पास होते हैं। जैसे देखिए, जो हमारा ये प्रोफेशन है इसकी डिग्निटी ही कुछ ऐसी है और इसकी खूबसूरती भी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे धर्म और जाति से ऊपर उठ के चीजें होती हैं। जैसे मैं अभी वर्तमान समय में इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे सब प्यार करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे, बस ये होता है कि आपका लहजा कैसा है, जी जी, आप पब्लिक मंच को कैसे साझा करते हैं या आपके अंदर लोगों के प्रति क्या विचार रखते हैं। जी जी। ये बहुत जरूरी चीजें हैं और हमारा जो प्रोफेशन है उसमें उसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ एक से एक वकील रहे, वो मुस्लिम वकील भी रहे जिनकी 3-3 पीढ़ियों ने यहाँ पे वकालत में अपना दिया, उनके तमाम हिंदू क्लाइंट थे। तो ये एक प्रोफेशन, ऐसा प्रोफेशन है, आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपकी अप्रोच पे डिपेंड करता है, आप अपने क्लाइंट को कैसे ट्रीट करते हैं इस पे डिपेंड करता है। तो ज्यादातर केसेस आपके पास सिविल के हैं कि क्रिमिनल के? मैं ज्यादातर क्रिमिनल केसेस हैं और मेरे पास कुछ सिविल के भी मैटर्स हैं जो मुझको बहुत प्रेसाइज करते हैं कि सर आप मेरा सिविल भी करिए, आप मेरा क्रिमिनल करते हैं तो मेरा सिविल भी करिए। मैं अभी वर्तमान समय में जेपी इंफ्राटेक का भी इम्पैनल लॉयर हूँ यहाँ पे कंज्यूमर फोरम में। जी जी। पीएनबी का भी इम्पैनल लॉयर हूँ यहाँ पे। तो हाई कोर्ट में कौन वकील आपका, या आप खुद जाते हैं वहाँ पे? जैसे जैसे अवेलेबिलिटी समय की मैं बताया ना आपको कि समय की अवेलेबिलिटी बहुत कम रहती है मेरे पास, तो जैसा समय होता है उसके हिसाब से अगर जो पार्टी मुझे वो मैटर इंटरेस्ट, पहली बात तो मेरा हर केस मेरे लिए एक नया अनुभव लेके आता है और मैं उसको पूरी मेहनत से के साथ करता हूँ। आप यहाँ पे चुनाव भी लड़ रहे हैं सर? जी जी जी। कैसा सहयोग मिल रहा है लोगों का? लोगों का सहयोग बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने आपके साथ इससे पहले जब आपसे मुलाकात हुई थी तो मैंने आपको ये भी बताया कि मैं जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ उसमें मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है इलेक्शन जीतने के बाद वो ये है कि यहाँ की जो लाइब्रेरी है उसको सुदृढ़ किया जाए। आजमगढ़ बार की जो लाइब्रेरी है, सिविल कोर्ट बार की जो लाइब्रेरी है, उसको और बढ़िया किताबों से, अपडेटेड लॉ जर्नल्स से सुसज्जित किया जाए ताकि हमारे जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं या जो अधिवक्ता सक्षम नहीं है कि वो लाइब्रेरी को अफोर्ड कर सके, वो उसका फायदा उठा सके। आप डॉक्टरी के पेशे में जा सकते थे, आप इंजीनियरिंग के पेशे में जा सकते थे, पढ़ाई करके इंजीनियर, डॉक्टर्स और IPS वगैरह बन सकते थे, लेकिन आपने वकील का पेशा क्यों चुना, वकालत का? जैसे ये मेरा एक तो मेरे ब्लड में भी है और दूसरी चीज मेरा शुरू से जुनून भी रहा कि रोज नई चुनौतियों को से लड़ूं, समाज में कुछ ऐसा योगदान कर पाऊं जो जिससे सही में लोगों को कोई फायदा हो सके। मैं डॉक्टर भी बन सकता था, डॉक्टर भी सबका, लेकिन ये प्रोफेशन थोड़ा इंस्पायर करता है मुझे। रीजन ये है कि इसमें टेक्निकलिटीज, जैसे डॉक्टर बनता तो बॉडी की टेक्निकलिटीज रहती, वो एक आदमी को फायदा करता, 2 आदमी को फायदा करता, लेकिन यहाँ मेरा एक बढ़िया, अगर मैंने कोई चीज कर दी तो वो 10 लोगों के बीच में कोई अच्छी चीज का मैसेज चला जाएगा और 10 लोगों को उससे फायदा होगा। आप थे प्रशांत कुमार राय एडवोकेट, जो
क्रिमिनल के भी वकील हैं और सिविल के भी वकील हैं, और मुख्तलिफ जो है केसेस में मुकदमात की आप पैरवी करते हैं और बेगुनाहों को इंसाफ दिलाने के लिए और न्याय दिलाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, और बहुत से बेगुनाहों को इंसाफ मिला न्यायालयों से। आप हमसे बातचीत कर रहे थे और आप दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव में सहमंत्री पद के प्रत्याशी भी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जिला आजमगढ़ शहर के बवाली चौराहे पर। मेरे सामने आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये नौजवान एडवोकेट, मशहूर एडवोकेट प्रशांत कुमार एडवोकेट का ये चैम्बर है। यहाँ पे वो बैठते हैं। आप देख सकते हैं कि ये उनका बोर्ड लगा हुआ है। जो भी पीड़ित है, जो भी क्लाइंट है, वो यहाँ पर आते हैं और प्रशांत कुमार राय एडवोकेट से मुलाकात करते हैं, और वो दीवानी कचहरी आजमगढ़ में वो प्रैक्टिस करते हैं। मैं वहाँ पर था जहाँ पर प्रशांत कुमार राय एडवोकेट का चैम्बर है बवाली मोड़ पर, वहाँ मैंने आपसे इंटरव्यू किया। अब मैं आ गया हूँ दीवानी कचहरी में। ये प्रशांत कुमार राय एडवोकेट, ये बिस्तर है, यहाँ ये बैठते हैं दीवानी कचहरी में। ये जहाँ बैठते हैं, जहाँ पर आपको बिस्तर है जो है, ये किस जगह पे है? अधिवक्ता है। दीवानी कचहरी का उत्तरी गेट भी बोलते हैं, रोडवेज वाला गेट भी बोलते हैं, और वैसे गेट नंबर 8 है ये। और यहाँ पे आप जैसे ही एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद ओम प्रकाश पाठक स्टैम्प वेंडर है, उनके बाद हमारा बिस्तर यहाँ सामने ही दिखता है। तो आपका कोई नंबर वगैरह है? जी हमारा नंबर, जी हमारा दो नंबर है। मेरा मोबाइल नंबर है 8707607833। एक दूसरा नंबर है 8808536235। ये 2 नंबर है हमारे। वैसे ये मेरा हैंडल है। जो भी क्लाइंट है या जो भी पीड़ित है, अगर वो प्रशांत कुमार राय एडवोकेट से मिलना चाहते हैं और उनसे संपर्क करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आके मिल सकते हैं। जो पता आपने हमको बताया है। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।